हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, जिसे हम हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले प्रोफेसर हेक्सर, जो एक स्वीडिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1919 में लिखे अपने एक लेख में किया। इसके बाद इस सिद्धांत का विस्तार उनके एक शिष्य बर्टिल ओलिन ने किया और उन्होंने 1933 में एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम था इंटरनेशनल एंड इंटररीजनल ट्रेड, जिसमें इस सिद्धांत को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। ये जो सिद्धांत है, ये तुलनात्मक लागतों में जो अंतर पाया जाता है, जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है, जो ये कहता था कि विभिन्न देशों के मध्य व्यापार इसलिए होता है कि दो देशों के बीच में जो कॉस्ट डिफरेंस है कंपेरेटिवली वो होता है, यानी कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के कारण देश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। अब ये जो सिद्धांत है, इस कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के आधारों को खोजने का प्रयास करता है, ये जानने का प्रयास करता है कि दो देशों के मध्य तुलनात्मक लागतों में अंतर क्यों पाया जाता है। और इसके बेसिस पे सिद्धांत ये कहता है कि लागतों में पाए जाने वाले तुलनात्मक अंतर का जो मुख्य कारण है वो साधन उपलब्धता में पाए जाने वाला अंतर है या साधनों की कीमतों में पाए जाने वाला अंतर है, जिसके फलस्वरूप कुछ देश कुछ वस्तुओं को सस्ता पैदा कर पाते हैं और वही देश जो दूसरी वस्तुएं हैं उनको कंपैरेटिवली सस्ता पैदा नहीं कर पाते। इसके आधार पर यह सिद्धांत ये निष्कर्ष निकालता है कि एक देश उन वस्तुओं को एक्सपोर्ट करेगा, उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनके बनाने में उस देश में उपलब्ध जो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एवेंडेंट फैक्टर है उसका यूज ज्यादा करेगा, या जो चीप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका यूज ज्यादा करेगा। इसके विपरीत उस वस्तु का वो आयात करेगा जिसके बनाने में उस देश में उपलब्ध महंगे साधन का प्रयोग ज्यादा होता है, और जहां पर ये कम होता है उस देश से इसको वो इंपोर्ट करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत ये कहता है कि तुलनात्मक लागत का आधार साधन संपन्नता में पाए जाने वाला अंतर है, जिसके कारण साधनों की कीमतों में अंतर पाया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से साधन संपन्नता में पाए जाने वाला अंतर तुलनात्मक लागत के अंतर के रूप में परिवर्तित होता है और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक्सप्लेन करता है। चलिए अजम्पशंस देख लेते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हम हर थ्योरी से पहले मान्यताएं देखते हैं। पहली जो मान्यता है वो ये 2x2x2 मॉडल है, यानी दो देश, दो वस्तुएं और उत्पादन के दो साधन। इसके बाद ये जो सिद्धांत है ये मान के चलता है कि जो उत्पादन के साधन हैं एक देश के अंदर तो गतिशील हैं लेकिन दो देशों के बीच में वो गतिहीन है, यानी फैक्टर मोबिलिटी जो है विद इन कंट्री तो है लेकिन बिटवीन कंट्रीज नहीं है। इसके साथ साथ ये जो सिद्धांत है ये सभी बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता मान के चलता है, यानी जो वस्तु बाजार है और जो साधन बाजार है दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी एक कीमत पर उत्पादन के साधनों की कितनी भी मात्रा बाजार से ली जा सकती है, इसी तरीके से किसी एक दी हुई कीमत पर उस किसी खास वस्तु की कितनी भी मात्राओं को खरीदा जा सकता है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन दोनों मार्केट में ये सिद्धांत मान के चलता है। इसके बाद इस सिद्धांत की एक अन्य महत्वपूर्ण मान्यता आइडेंटिकल डिमांड है, यानी एक समान मांग है दोनों देशों की। इसका मतलब कि दोनों देशों के मध्य जो रुचियां हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, वो एक समान है, जिसके कारण जो डिमांड कर्व है दोनों कंट्रीज का एक जैसा होता है, उसमें अंतर नहीं पाया जाता। इसके बाद जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये आइडेंटिकल होता है। किसके लिए आइडेंटिकल होता है? किसी खास वस्तु के प्रोडक्शन के लिए। यानी अगर हम शर्ट के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो शर्ट का प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन फंक्शन जो इंडिया में है वही शर्ट का प्रोडक्शन फंक्शन जर्मनी के अंदर भी है। किसी भी वस्तु का जो प्रोडक्शन फंक्शन है एक कंट्री के लिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है वही दूसरे कंट्री के लिए भी, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अलग अलग वस्तुओं के प्रोडक्शन फंक्शंस अलग अलग हैं, ऐसा भी हमने माना हुआ है। अलग अलग वस्तुओं के प्रोडक्शन फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन एक ही वस्तु का प्रोडक्शन फंक्शन दो देशों के मध्य एक समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो होमोजीनियस है और पहली डिग्री का होमोजीनियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उत्पादन के साधनों को दुगना कर देंगे तो जो उत्पादन की मात्रा है वो भी दुगनी हो जाएगी, यानी हमें पैमाने के समान प्रतिफल मिलेंगे। जिस रेशियो में हम साधनों को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में उत्पादन बढ़ जाएगा। इसके बाद एक अन्य इंपॉर्टेंट अजम्पशन है इस जो हेक्सर-ओलिन थ्योरी है जिस पे वो डिपेंड करती है, वो है कि वस्तुओं को
साधन संपन्नता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है, एक्स वस्तु जो है ये कैपिटल इंटेंसिव वस्तु है और वाई वस्तु जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है। यानी हम वस्तुओं को उनकी साधन गहनता के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। यानी जिस वस्तु के बनाने में जो साधन ज्यादा मात्रा में लगता है वो हम ये कहते हैं कि वहां साधन गहनता ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि शर्ट जो है वो एक पूंजी प्रधान वस्तु है, या नॉर्मली तो शर्ट को हम श्रम प्रधान वस्तु लेते हैं। तो जो श्रम, यानी इस तरीके से हम वस्तु को डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वस्तुओं की क्लासिफिकेशन जो है वो फैक्टर इंटेंसिटी के हिसाब से की जा सकती है। ये हमने पहले मान लिया, अगर ये नहीं मानेंगे तो ये सिद्धांत ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मान्यता है कि वस्तुओं को उनकी साधन संपन्नता के आधार, साधन प्रधानता के आधार पर या साधन गहनता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद फ्री ट्रेड है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो कोई नहीं, हमने पहले से अज्यूम कर लिया है। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है हमारा वो है डिफरेंस इन फैक्टर इंडोमेंट, यानी दो देशों के मध्य जो साधन संपन्नता है उसमें अंतर पाया जाता है। हमने पहले एक्सप्लेन किया था, वहां पे भी हमने यही कहा था कि देशों के मध्य जो साधन संपन्नता है वो अलग अलग होती है। इसके बाद फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर घड़ी जर्मनी में पूंजी प्रधान है तो वो इंडिया में श्रम प्रदान नहीं हो सकती, इंडिया में भी पूंजी प्रधान ही रहेगी। यानी फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं होगा। यानी इनके जो आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं वो केवल एक जगह क्रॉस करेंगे, उससे ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, तब हम कहते हैं कि फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं होता। इसके बाद पूर्ण रोजगार पाया जाता है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट जो इसका जंक्शन है ये है कि जो प्रोडक्शन के इकाइयां हैं वो होमोजीनियस हैं। क्वालिटेटिव होमोजीनियस हैं लेकिन क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। वो तो हमने पहले ही बता दिया था कि फैक्टर इंडोमेंट्स जो है वो अलग अलग पाया जाता है। यानी जो फैक्टर्स हैं वो होमोजीनियस हैं। एक मजदूर का मतलब एक मजदूर, चाहे वो इंडिया का हो या रशिया का हो, उसको प्रोडक्टिव के हिसाब से हम क्लासिफाई नहीं करते हैं। इन मान्यताओं के आधार पर हम एक्सर-ओलिन थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसको हम एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो दो देश हैं उनमें जो व्यापार का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य कारण है वो इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए होता है कि वस्तुओं की सापेक्षी कीमतें अलग अलग होती हैं। ठीक है, वस्तुओं की सापेक्षी कीमतें अलग अलग इसलिए होती हैं क्योंकि साधनों की कीमतें अलग अलग होती हैं। साधनों की कीमतें अलग अलग इसलिए होती हैं क्योंकि देशों के मध्य साधन संपन्नता का अंतर पाया जाता है। इसे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार साधनों की कीमतों में पाए जाने वाला अंतर है। अलग अलग कीमतें होती हैं। कीमतों में अंतर इसलिए पाया जाता है कि साधनों की कीमतें अलग अलग होती हैं, और साधनों की कीमतें इसलिए अलग अलग होती हैं क्योंकि साधन संपन्नता में अंतर पाया जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तुएं जो अबंडेंट फैक्टर को ज्यादा यूज करती हैं वो वहां सस्ती पैदा होंगी। इसके विपरीत जो वस्तुएं वहां उपलब्ध स्क्रैच फैक्टर को यूज करती हैं वो महंगी होंगी। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है एचओ थ्योरी की। इसको डायग्रामेट्रिकली समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम दो क्राइटेरिया के आधार पे फैक्टर अबंडेंस को डिसाइड करेंगे। अगर आप पीछे देखें तो हमने कहा था अबंडेंट फैक्टर। अब ये अबंडेंस किस तरीके से डिसाइड होगी? हम कैसे कहेंगे कि इंडिया श्रम प्रधान है और कैसे कहेंगे कि जर्मनी पूंजी प्रधान है? तो इसको डिसाइड करने के दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक तो इंडिया में अगर लेबर ज्यादा हो, ज्यादा मात्रा में लेबर है, हम हेड काउंट कर सकते हैं या पॉपुलेशन का एक हिस्सा काउंट कर सकते हैं कि हाँ जो है लेबर की अमाउंट जो है वो ज्यादा है। इसी तरीके से जर्मनी में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका तरीका है इसको हम फिजिकल क्राइटेरिया कहेंगे। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हम ये देखें कि इंडिया में क्या सस्ता है, क्या पूंजी की एक इकाई सस्ती है या श्रम की एक इकाई सस्ती है। तो कीमतों के आधार पर भी हम साधन जो संपन्नता है, फैक्टर अबंडेंस है, उसको डिसाइड कर सकते हैं। और फैक्टर अबंडेंस को हम फिजिकल, भौतिक रूप से देख के भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर मशीनें जर्मनी में ज्यादा हैं तो हम कहेंगे कि जर्मनी पूंजी प्रधान है, लेकिन अगर पूंजी इंडिया में सस्ती है तो इंडिया पूंजी प्रधान हो जाएगा। यानी यह कीमतों का क्राइटेरिया हो सकता है और फिजिकल क्राइटेरिया हो सकता है। नॉर्मली दोनों क्राइटेरिया पे एक कंट्री जो है अगर पूंजी प्रधान है तो पूंजी प्रधान ही रहता है, लेकिन दो बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपका भौतिक जो क्राइटेरिया है वो है, फिजिकल क्राइटेरिया है, और दूसरा आपका
प्राइस क्राइटेरिया है, यानी जो मापदंड है दुर्लभता का वो भौतिक हो सकता है और दुर्लभता का मापदंड जो है वो कीमत हो सकता है। आइए पहले हम जो दुर्लभता है या जो फैक्टर अबेंडेंस है, प्रचुरता या दुर्लभता जो है, उसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है, भौतिक जो क्राइटेरिया है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम प्राइस क्राइटेरिया को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और पहले फिजिकल क्राइटेरिया के द्वारा हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, फिजिकल क्राइटेरिया के अनुसार कोई कंट्री लेबर अबेंडेंट होगा अगर वहां लेबर की फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा होंगी। इसी तरीके से कोई देश पूंजी प्रधान होगा अगर वहां पर पूंजी की फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब फिजिकल क्राइटेरिया जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को ध्यान में रखता है। इसके बाद एक देश जिसका कैपिटल लेबर रेशियो ज्यादा है, K/L जिस कंट्री का ज्यादा है, वो कैपिटल अबेंडेंट होगा। नेचुरली जो K/L रेशियो है हमारा, मान लो जर्मनी और इंडिया दो कंट्री हैं, तो जर्मनी पूंजी प्रधान होगा अगर जो KL जर्मनी का है और KL इंडिया का है। किसका ज्यादा? जर्मनी का ज्यादा है। इसका मतलब K/L 4/1, एक लेबर के पीछे 4 पूंजी, और इंडिया में मान लो एक लेबर के पीछे 3 पूंजी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जर्मनी जो है वो पूंजी प्रधान हो जाएगा। यानी हम KL रेशियो कंपेयर करेंगे दोनों कंट्री का फिजिकली। अगर KL रेशियो जिस कंट्री का ज्यादा होगा वो कंट्री पूंजी प्रधान होगा। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जर्मनी का जो KL, KG और LG का जो रेशियो है, इसी तरीके से इंडिया का जो KI और LI का रेशियो है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो पूंजी प्रधान नहीं है, श्रम प्रधान होगा नेचुरली, और जर्मनी जो है वो पूंजी प्रधान है क्योंकि उसका K/L का जो रेशियो है वो ज्यादा है। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई देश साधन संपन्न या किसी एक फैक्टर में अबेंडेंट कब होगा वो पूंजी प्रधान होगा अगर उसका KL रेशियो दूसरे देश से ज्यादा है, और वो श्रम प्रधान होगा अगर उसका KL रेशियो दूसरे देश से कम है। तो ये क्राइटेरिया फिजिकल क्राइटेरिया है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री पूंजी प्रधान है और कौन सा कंट्री जो है वो श्रम प्रधान है। अब इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। ये हमारा किसी एक जर्मनी का क्या है, उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र हमने देखा हुआ है, दो वस्तुएं हैं, शर्ट और लेबर वॉचेज। अब इन दोनों वस्तुओं के कौन कौन से कॉम्बिनेशन जर्मनी प्रोड्यूस कर सकता है? सारे शर्ट और वॉचेज के कौन कौन से कॉम्बिनेशन जर्मनी प्रोड्यूस कर सकता है अलग अलग। अगर वो शर्ट ज्यादा करेगा तो उसे वॉच कम करनी पड़ेगी, और अगर वॉच ज्यादा करेगा तो शर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। ये इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इसी तरीके से हम इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देख सकते हैं, ये है। अब इंडिया के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ये भी शर्ट और वॉचेज के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाएगा। अब अगर हम इसकी शेप को देखें, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी अगर शेप को देखें, इंडिया का II1, अगर इसकी हम शेप को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में शर्ट ज्यादा बनती हैं, ठीक है, और जर्मनी में वॉचेज ज्यादा बनेंगी कंपेरेटिवली। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो लेबर अबेंडेंट है क्योंकि लेबर इंटेंसिव गुड शर्ट यहां ज्यादा पैदा हो रही हैं। तो इन दोनों आइसोक्रोनस कर्व के द्वारा हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक श्रम प्रधान देश है क्योंकि वो श्रम गहनता वाली वस्तुएं, शर्टों का उत्पादन ज्यादा कर पाता है। और इसी तरीके से क्योंकि वॉचेज जो है वो कैपिटल इंटेंसिव हैं, इसलिए जर्मनी जो है एक कैपिटल अबेंडेंट कंट्री होगा क्योंकि वो वॉचेज का प्रोडक्शन ज्यादा करता है। ये जो वाई एक्सिस की तरफ स्क्यूड होगा और एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये थे दोनों कंट्रीज के, हम जर्मनी और इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं। जर्मनी और इंडिया दो कंट्री, दो वस्तुएं, कौन सी? शर्ट और पूंजी। तो इसके डायग्राम के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक लेबर अबेंडेंट कंट्री है क्योंकि वो श्रम प्रधान शर्ट का उत्पादन ज्यादा मात्रा में कर पा रहा है। इसी तरीके से जर्मनी जो है वो पूंजी प्रधान कंट्री है। अब अगर दोनों कंट्री एक ही रेशियो में प्रोड्यूस करें तो कोई भी रे अगर हम ओ एक्सिस से निकालेंगे, ये निकाली मैंने OR, इसका मतलब इस OR पे जो प्रोडक्शन का रेशियो होगा वो शर्ट और वॉचेज का एक समान होगा। एक समान रेशियो में शर्ट और वॉचेज प्रोड्यूस होंगी। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो शर्ट और वॉचेज का प्रोडक्शन एक ही रेशियो में होगा। मान लो इस पॉइंट पे इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है और इस पॉइंट पे जर्मनी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनका घड़ी और वॉचेज का प्रोडक्शन का रेशियो जो है वो एक समान होगा, अमाउंट नहीं, उनका रेशियो एक समान होगा। ठीक है। अब जर्मनी
मान लो बी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया जो है ए पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है। ये इंडिया का पॉइंट है ए और जर्मनी का पॉइंट है बी। अब क्या होगा, इस बी पॉइंट पे अगर हम जर्मनी की प्राइस लाइन ड्रॉ करें, ये प्राइस लाइन है, ये हमने प्राइस लाइन ड्रॉ की पी जी जर्मनी की और पी आई इंडिया की। अब अगर ये जो कंस्टेंट लाइन है, जो हमारी आइसो कोस्ट लाइन है, इसको अगर आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो इंडिया का कंस्टेंट लाइन है, जो उसकी प्राइस लाइन है वो फ्लैट है और जर्मनी की जो है वो स्टीप है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जर्मनी जो है वो ज्यादा मात्रा में वाच प्रोड्यूस कर सकती है और इंडिया जो है वो ज्यादा मात्रा में शर्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी जो फैक्टर इंडोमेंट्स दिया हुआ है उनके अनुसार इंडिया जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में शर्ट प्रोड्यूस कर सकता है और जर्मनी ज्यादा मात्रा में घड़ी प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए इंडिया जो है वो घड़ियों का इंपोर्ट करेगा और शर्ट्स जो है उसको एक्सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से ये जो एनालिसिस है फिजिकल क्वांटिटी का, ये केवल सप्लाई एस्पेक्ट को ध्यान में रखता है, ये डिमांड जो एस्पेक्ट है उसको ध्यान में नहीं रखता है। ये सिद्धांत सिर्फ ये बताता है कि जो कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी जो वाच है उसको प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इसी तरीके से इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव शर्ट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए बेहतर स्थिति में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा या नहीं होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि डिमांड है या नहीं, नेचर ऑफ डिमांड दोनों कंट्रीज में क्या है, उसके बेसिस पे इंटरनेशनल ट्रेड होगा। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को तो एक्सप्लेन नहीं करेगा, लेकिन ये बता सकता है कि ये जो फिजिकल क्राइटेरिया है इसके अनुसार हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में क्या चीज सस्ती पैदा होगी और जर्मनी में क्या चीज सस्ती पैदा होगी। और जो पीछे मैंने एनालिसिस किया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया में वह चीज सस्ती पैदा होंगी, इंडिया में शर्ट्स सस्ती पैदा होंगी और जर्मनी में वह चीज सस्ती पैदा होंगी। अब अगर हमें यह देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा या नहीं होगा तो हमें जो प्राइस क्राइटेरिया है उसको देखना पड़ेगा। प्राइस क्राइटेरिया के आधार पे दोनों देशों के मध्य व्यापार होगा या नहीं होगा वो हमें देखना पड़ेगा। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं प्राइस क्राइटेरिया का। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो साधन प्रचुरता या साधन दुर्लभता का जो कीमत मापदंड है वो कीमतों की साधनों की कीमतों पर डिपेंड करता है। उसके आधार पर उसको हम डिवाइड करते हैं। कोई देश पूंजी प्रधान तब होगा जहां पूंजी सस्ती होगी, इसी तरीके से कोई देश श्रम प्रधान तब होगा जहां पर श्रम सस्ता होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि इंडिया जो है वो श्रम प्रधान देश है, इसका मतलब तो यहाँ जो मजदूरी की दर है वो सस्ती होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि जर्मनी पूंजी प्रधान है, इसका मतलब कि पूंजी पर जो रिटर्न मिलता है या पूंजी पर जो ब्याज है वहां ज्यादा होना चाहिए। अब मान लो दो कंट्री हैं जर्मनी और इंडिया, तो कोई कंट्री कैपिटल अबेंडेंट है या नहीं है तो उसके हम रेशियो से देखेंगे। यहां रेशियो देखिए आप, कैपिटल के प्राइस का रेशियो और लेबर के प्राइस का रेशियो। इसी तरीके से ये रेशियो इंडिया के संदर्भ में और ये रेशियो जर्मनी के संदर्भ में। अब अगर ये प्राइस ऑफ कैपिटल बाई प्राइस ऑफ लेबर का रेशियो जो है ये अगर इंडिया में ज्यादा है और जर्मनी में कम है तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिया में पूंजी महंगी है क्योंकि प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर इंडिया में ज्यादा है। इसका मतलब इंडिया में जो है वो पूंजी महंगी है। पूंजी महंगी है तो ये पूंजी प्रधान नहीं है, यहां पूंजी सस्ती है। तो जर्मनी जो है एक पूंजी प्रधान देश होगा क्योंकि इसका पीके बाई पीएल रेशियो जो है वो कम होगा। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो एक श्रम प्रधान देश होगा क्योंकि इसका पीके बाई पीएल रेशियो जो है वो जर्मनी से कम है। तो कंपेरेटिवली यहां हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, इंडिया और जर्मनी का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर इंडिया का पीके बाई पीएल ज्यादा है तो इसका मतलब इंडिया जो है श्रम प्रधान है और जर्मनी का क्योंकि कम है इसलिए वो पूंजी प्रधान है। तो इसका मतलब कि कैपिटल लेबर रेशियो देखेंगे, ये कैपिटल लेबर रेशियो जिस कंट्री का कम है वो पूंजी प्रधान होगा और अगर ज्यादा है तो वो श्रम प्रधान होगा। अब इस आधार पर हम इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा और क्यों होना चाहिए, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस पे लेबर लिया है और वाई एक्सिस पे कैपिटल लिया है। अब हम जो दोनों वस्तुएं हैं एसएस और डब्ल्यू,
इनके आइसो प्रोडक्ट कर्व लेंगे। अब ये ध्यान रखना, ये आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है वो जर्मनी के लिए भी वही होगा और इंडिया के लिए भी यही होगा। हमने दोनों, ध्यान दीजिए, जो हमने मान्यताएं की थी वहां ये कहा था कि उत्पादन फलन जो है वो दोनों देशों के मध्य एक समान होता है, उसमें अंतर नहीं होता है। कहा था ना आइडेंटिकल प्रोडक्शन फंक्शन। इसलिए जो हमारा आइसोक्वेंट्स हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व्स हैं, जिनको हम आइसो क्वेंट्स भी कहते हैं, तो हमारे आइसोक्वेंट्स जो हैं वो एक होंगे दोनों कंट्री के लिए। मान लो ये वाचिज का आइसोक्वेंट है। अब आपको आइसोक्वेंट की डेफिनेशन पता है आइसो प्रोडक्ट की। इसका मतलब इस सिद्धांत पे ये कैपिटल और लेबर के अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं जिनके द्वारा एक समान मात्रा में वाचिज का प्रोडक्शन होता है। यही है ना, आइसो प्रोडक्ट तो यही होता है। इसका मतलब जो ये डब्ल्यू कर्व है, इसके हर बिंदु पर वाचिज का प्रोडक्शन एक समान होगा। समझने के लिए मैंने 25 मान लिया, यानी इसके हर बिंदु पर 25 वाट्स का प्रोडक्शन होगा। चेंजेस क्या होंगे? लेबर एंड कैपिटल। यहां अगर प्रोडक्शन करते हैं तो कैपिटल ज्यादा यूज होगी और लेबर कम यूज होगा। अगर हम यहां प्रोडक्शन करते हैं तो लेबर ज्यादा यूज होगा और कैपिटल कम यूज होगी। तो ये हमारा जो है ये आइसो प्रोडक्ट कर्व है, एसएस और डब्ल्यू। तो डब्ल्यू हमने ड्रा किया है, ये वाचिज का है। अब हम शर्ट का कर लेते हैं। इसका मतलब एसएस कर्व के हर बिंदु पर कितनी शर्टें बनेंगी? 100। चाहे वो इंडिया बनाए चाहे वो जर्मनी बनाए, ये ध्यान रखना, इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही सेम प्रोडक्ट आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है दोनों हमने सेम लिए हैं, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शंस सेम है। ठीक है, चलिए ए बी और A1 B1 पैरेलल लाइन्स हैं। ये क्या होंगी? ये हमारी आइसो कोस्ट लाइन होंगी। ए बी और A1 B1 आइसो कोस्ट लाइन है, मान लो जर्मनी के लिए। ये आइसो कोस्ट लाइन हमने ऐसे क्यों ड्रा की? इसका कारण है क्योंकि जर्मनी हमने क्या लिया था? जर्मनी हमने लिया था पूंजी प्रधान। इसका मतलब आइसो कोस्ट लाइन क्या है? आइसो कोस्ट लाइन वो लाइन होती हैं जिनके हर पॉइंट पे कोस्ट बराबर होता है। तो अगर आप लेबर नहीं खरीदते हो बिल्कुल भी और सिर्फ जर्मनी में कैपिटल खरीदा जाता है, तो क्योंकि जर्मनी में कैपिटल सस्ता है इसलिए जर्मनी कैपिटल ज्यादा खरीद पाएगी और सारी जितनी कॉस्ट है वो अगर लेबर पे लगाता है तो लेबर कम खरीदा जाएगा, क्योंकि जर्मनी में जो लेबर जो है वो महंगा है। तो इसका मतलब ये जो ए बी लाइन का स्लोप है ये हमें बताता है जर्मनी की है, क्योंकि जर्मनी में कैपिटल जो है वो हमारी सस्ती है, इसलिए कैपिटल ज्यादा आ रही है दी हुई कॉस्ट में। कॉस्ट मान लो 100 ही रुपए है या 100 इकाइयां हैं कॉस्ट की, तो वो जो हमारी पूंजी की इकाइयां हैं वो ज्यादा आएंगी और लेबर की इकाइयां हमारी है कम आएंगी। ठीक है, तो ये कोस्ट लाइन है ए बी और A1 B1 किसकी होंगी? ये जर्मनी की होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ झुकी हुई हैं जहां पर कैपिटल है, यानी कैपिटल ज्यादा खरीदा जा सकता है क्योंकि कैपिटल वहां चीप है। इसी तरीके से इंडिया में लेबर चीप है, तो इंडिया की इस तरीके से लेबर वाले एक्सिस पे झुकी हुई होंगी। इसका मतलब जो दी हुई जो 100 इकाइयां थी, कॉस्ट थी जो हमारी 100, उसके कारण हम लेबर ज्यादा खरीद सकते हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है और इंडिया में पूंजी महंगी होने के कारण हम पूंजी कम खरीद पाएंगे। तो PQ और P1 Q1 ये जो है वो इंडिया की आइसो कोस्ट लाइन है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोडक्शन किस तरीके से होगा। अब ये जो आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं ये E पॉइंट से होके जाते हैं। मैंने पहले कहा था, एक अजम्पशन लिया था कि फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं है, और उसमें बताया था कि अगर ये एक ही बार क्रॉस करेंगे तो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल नहीं होगा। इसके बाद जो स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट लाइन ए बी और जो PQ है वो हमें क्या बताता है? जो हमने पहले डिस्कस किया था कि रिलेटिवली कैपिटल चीप है जर्मनी में और लेबर चीप है इंडिया में। अब इसके बेसिस पे अगर हम, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, ये डब्ल्यू वाचेज का कर्व है, तो इसका मतलब इंडिया में अगर हम वाच प्रोड्यूस करना चाहें तो हम यहां प्रोड्यूस करेंगे। इंडिया में अगर हमें वाच प्रोड्यूस करनी है तो यहां इंडिया वाच प्रोड्यूस करेगा, और इसका मतलब इंडिया यहां वाच प्रोड्यूस करेगा तो वो कैपिटल कितनी यूज करेगा? कैपिटल वो यूज करेगा, कैपिटल यूज करेगा वो H और G के बराबर। ये है ना कैपिटल, इतनी कैपिटल यूज करेगा। OF के बराबर करेगा या HG के बराबर करेगा? तो इंडिया 25 घड़ी का उत्पादन करने के लिए, ये आइसो क्वांट हमने कितने का लिया? 25 घड़ियों का। तो अगर 25 घड़ियों का प्रोडक्शन करना है तो इंडिया GH कैपिटल का यूज करेगा, इतनी कैपिटल यूज होगी। और इंडिया लेबर कितना यूज करेगा? FH, ये लेबर यूज करेगा। सॉरी, ये जर्मनी का प्रोडक्शन है। तो जर्मनी जो है वो 25 इकाइयों का प्रोडक्शन करने के लिए FH इकाई लेबर यूज करेगी और HG इकाई जो है वो कैपिटल यूज करेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर जर्मनी को
सर्ट का प्रोडक्शन करना है, तो सर्ट का प्रोडक्शन जर्मनी कहां करेगी? यहां करेगी। और इस कंडीशन में क्या होगा? जे पॉइंट पे करेगी। जर्मनी सर्ट के प्रोडक्शन के लिए लेबर कितना यूज करेगी? एफ जे। और कैपिटल कितना यूज करेगी? उतना ही जितना पहले यूज किया था। जीएच ही कैपिटल यूज करेगी, लेकिन लेबर ज्यादा यूज करेगी। तो इन दोनों के आधार पे, ये जो हमने बात की थी, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि 100 शर्ट का प्रोडक्शन करने के लिए और 25 वॉच दोनों का प्रोडक्शन का अगर हम कंपेयर करें, तो जो हमारा ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है हमारा एफ जे, लेबर ज्यादा यूज होता है, यानी जो शर्ट का प्रोडक्शन है वो महंगा होगा यहां पे, क्योंकि एच जे के बराबर लेबर ज्यादा यूज हो रहा है शर्ट के प्रोडक्शन में। देखो 25 वॉच प्रोड्यूस करने के लिए ये सिर्फ एफ एच के बराबर लेबर यूज कर रही है जर्मनी, जबकि शर्ट के प्रोडक्शन के लिए वो और ज्यादा मात्रा में ये लेबर यूज करना पड़ेगा उसको। यानी जर्मनी में जो वॉच का प्रोडक्शन है, वॉच तो वही होंगी 25 ही होंगी, क्योंकि हमने आईसो प्रोडक्ट लाइन ली है, आईसो प्रोडक्ट कर्व लिया है। तो 25 शर्ट का प्रोडक्शन करने के लिए जर्मनी जितना लेबर यूज करेगा, उससे एच जे ज्यादा वो शर्ट के प्रोडक्शन में यूज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जर्मनी के में घड़ियों का उत्पादन सस्ता है अगर हम 100 शर्ट से कंपेयर करें तो। अब आइए हम इंडिया का देखते हैं। इंडिया में अगर इंडिया 25 यूनिट का प्रोडक्शन करने जाता है, इसी तरीके से अगर 25 वॉचेज का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? वॉच देखेंगे यहाँ पे 25 वॉच यहाँ है, डब्ल्यू कर्व के द्वारा, तो इंडिया यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब 25 घड़ियों का उत्पादन करने के लिए इंडिया के एम के बराबर कैपिटल यूज करेगा और टी एल के बराबर लेबर यूज करेगा। टी एल लेबर यूज करेगा और के एम के बराबर कैपिटल यूज करेगा। अब हम अगर देखें कि इंडिया अगर शर्ट प्रोड्यूस करना चाहता है तो कहां करेगा? शर्ट का करो ये है, इंडिया यहां प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पे क्या है? इंडिया क्या करता है? टीएल लेबर यूज करता है और कैपिटल जो है वो एल एम यूज करता है। इसका मतलब इंडिया जो है वो घड़ियों के उत्पादन की अपेक्षा शर्ट्स जो है वो सस्ती पैदा कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब 100 शर्टों का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो 25 घड़ियों से कितनी कैपिटल के बराबर कम है? केएल कैपिटल के बराबर कम है। तो ये इसको हमने इक्वेशन 2 माना। और थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो जर्मनी का प्रोडक्शन देखा था, जर्मनी क्या कर रहा था? जर्मनी घड़ी सस्ती पैदा कर रहा था, लेकिन इंडिया में हमने क्या देखा? क्या सस्ता पैदा हो रहा है? शर्ट सस्ती पैदा हो रही है। तो जो वहां पे एक था और यहां 2 हैं, दोनों जो कंक्लूजन्स हैं इनको अगर हम एक साथ लाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेबर अबेंडेंट इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव शर्ट को सस्ता पैदा कर सकता है। इसके फलस्वरूप वो शर्ट के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करेगा और शर्ट का एक्सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से जर्मनी जो है उसको घड़ियों का उत्पादन करना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस वॉच एंड इट शुड एक्सपोर्ट वॉचेज। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हमारा प्राइस क्राइटेरिया है उसके द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कंट्री जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू करेंगे तो क्या होगा? इंडिया क्या प्रोड्यूस करेगा? इंडिया शर्ट प्रोड्यूस करेगा। और शर्ट के लिए क्या, कौन सा फैक्टर ज्यादा चाहिए? शर्ट के लिए लेबर ज्यादा चाहिए। और अगर इंडिया शर्ट का एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा तो इसका मतलब वो लेबर की डिमांड इंडिया में बढ़ने लग जाएगी। लेबर की डिमांड इंडिया में बढ़ने से क्या होगा? लेबर का प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेबर सस्ता था ना इंडिया में, अब महंगा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि लेबर की डिमांड बढ़ रही है। इसके विपरीत पूंजी जो इंडिया में महंगी थी, क्योंकि अब हम वॉच बाहर से खरीद रहे हैं तो हमें इंडिया में जो पूंजी की मांग है वो घट जाएगी, तो इंडिया में पूंजी सस्ती हो जाएगी। इसका मतलब जो पूंजी पहले इंडिया में महंगी थी, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होगा तो वो सस्ती होनी शुरू होगी। और इसी तरीके से श्रम जो इंडिया में सस्ता था, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होगा तो वो महंगा होना शुरू होगा। और एक्सर-रोलिन सिद्धांत के हिसाब से अगर दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो उसके कारण क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब दोनों कंट्रीज की जो प्राइसेस हैं लेबर और कैपिटल की, वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, फैक्टर प्राइस इक्वल हो जाएंगे अगर एक्सर-रोलिन सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो। इस बेसिस पे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस तरीके से एक्सर-रोलिन सिद्धांत के द्वारा समझ सकते हैं। अब अगर हम इस एक्सर-रोलिन सिद्धांत को कंपेयर करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत था उससे, तो हम पाएंगे कि इसमें कुछ सुधार है, कुछ श्रेष्ठ है। जो ये सिद्धांत है, एक्सर-रोलिन का सिद्धांत है, ये जो परंपरावादी तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है उससे श्रेष्ठ है। पहली श्रेष्ठता तो इसलिए है कि वो जो सिद्धांत है वो 2x2 मॉडल था, ये 2x2
टू मॉडल है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एचओ जो है वो एक्सप्लेन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण क्या है, जबकि कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कारण नहीं बताता, वो केवल ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होगा। ये बताता है क्योंकि फैक्टर इंडोमेंट्स दोनों कंट्री में डिफरेंट हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, ये इसको एक्सप्लेन करता है। इसके साथ साथ जो हमारा तुलनात्मक लागत का सिद्धांत था जो रिकॉर्डो ने दिया था वो मनी कोस्ट, लेबर कोस्ट पे आधारित था, जबकि जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है ये मनी कोस्ट पे आधारित है। इसके साथ साथ क्लासिकल थ्योरी है वो केवल लेबर को महत्व देती है, पूंजी को महत्व नहीं देती। हमने कहा था ना लेबर कोस्ट के आधार पर, लेबर वैल्यू के आधार पर कॉस्ट डिसाइड होती है, लेकिन ये जो सिद्धांत है कैपिटल और लेबर दोनों को इंपॉर्टेंस देता है। इसके साथ साथ जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है वो इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटर रीजनल ट्रेड का एक स्पेशल केस समझता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत था वो ऐसा नहीं समझता। इसके साथ साथ तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो है वो साधन संपन्नता को ध्यान में नहीं रखता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो साधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो लागतों का अंतर है उसमें साधन संपन्नता का एक महत्व है जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत अपना ध्यान में नहीं रखता है। इसी के साथ साथ जो क्लासिकल थ्योरी है वो केवल इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस के बारे में बताती है, जबकि ये उन एडवांटेजेस के कारण के बारे में भी बताती है। इसके साथ साथ क्लासिकल थ्योरी जो है वो अलग अलग कंट्रीज में किसी एक ही गुड के अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन मान के चलता है, जबकि मॉडर्न थ्योरी जो है वो एक जैसे प्रोडक्शन फंक्शन मान के चलता है। मॉडर्न थ्योरी जो है वो ये कहती है कि इसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब फैक्टर प्राइस दोनों कंट्रीज में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ श्रेष्ठताएं थी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत के सिद्धांत से श्रेष्ठ साबित करते हैं। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की आलोचना कर लेते हैं। पहले तो इसकी जो मान्यताएं हैं, पूर्ण रोजगार है, 2x2x2 मॉडल है, ये गलत मान्यताएं हैं, क्योंकि ना तो दो देशों के मध्य व्यापार होता, ना दो वस्तुओं के बीच में व्यापार होता। बहुत सारी वस्तुओं का व्यापार होता है और बहुत सारे देश आपस में व्यापार करते हैं। इसके साथ साथ एक लियोनटिक पैराडॉक्स है। लियोनटिक्स जो एक इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ब्रिटेन का अध्ययन किया और उसके आधार पर पाया ब्रिटेन जो एक पूंजी प्रधान देश है वो श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है वो सिद्धांत ब्रिटेन में लागू होता हुआ नहीं देखा गया। इसको हम लियोनटिक पैराडॉक्स कहते हैं, जिसके द्वारा उन्होंने इस सिद्धांत को आलोचना की है और कहा है कि व्यवहार में जो फैक्टर इंडोमेंट की थ्योरी है वो काम नहीं करती है। इसके बाद ये जो सिद्धांत है, ये थ्योरी जो है ये स्टैटिक है, विभिन्न टाइम जो है। इसके साथ साथ ये मान के चला था कि जो फंक्शन है वो आइडेंटिकल है, डिमांड फंक्शन वो आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि टेस्ट दोनों देशों में अलग अलग होते हैं। फैक्टर्स होमोजीनियस नहीं है, एक लेबर का मतलब इंडिया में अलग है, रसिया में अलग है, दोनों की प्रोडक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। इसी के साथ साथ उत्पादन की जो तकनीक है वो भी होमोजीनियस नहीं होती, वो भी अलग अलग होती हैं। इसके साथ साथ ये जो आर्गूमेंट करता है गुड्स के प्राइसेस की, वो ये कहता है किसी वस्तु का प्राइस उसमें लगे साधनों की कीमत पर निर्भर करता है। ये भी अजम्पशन गलत है। कई बार हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम ये सिद्धांत जब ये कहता है कि वस्तु की कीमत केवल उसकी साधनों की कीमत पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है, वस्तु की कीमत उसकी डिमांड पे भी निर्भर करती है। इसके बाद ये जो सिद्धांत है ये पार्शियल इक्विलिब्रियम का सिद्धांत है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को नहीं करता है। तो इन कुछ आधारों पर हम इस सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है उसके ऊपर ये सिद्धांत उसको आगे एक्सप्लेन करता है और उसके आगे इसको डेवलप करता है, लेकिन इस सिद्धांत की भी कुछ कमियां हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।